कहानी की शुरुआत में हम 11 बुद्धिस्ट योद्धाओं के सामने खड़े प्रसिद्ध सामुराई वॉरियर मियामोटो मुसाशी को देखते हैं। अब देखते ही देखते बुद्धिस्ट योद्धा मुसाशी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन सारे बुद्धिस्ट योद्धा एक साथ मिलकर भी मुसाशी का सामना नहीं कर पाते हैं और मुसाशी अकेले ही उन सभी को डिफीट कर देते हैं। बुद्धिस्ट योद्धाओं को हराने के बाद मुसाशी बुद्धिस्ट मास्टर से पूछते हैं कि एक योद्धा के बदले 3 दिन यानी कि पूरे 33 दिनों के लिए मुझे वो चीज मिलने वाली है। दरअसल मुसाशी बुद्धिस्ट मास्टर के पास एक खास चीज को हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन उस चीज को हासिल करने से पहले मुसाशी को बुद्धिस्ट योद्धाओं से लड़कर अपनी योग्यता साबित करनी थी। अब क्योंकि मुसाशी ने बुद्धिस्ट योद्धाओं को हराकर ये साबित कर दिया था कि वो उस चीज का इस्तेमाल करने योग्य है, इसलिए मॉन्क मास्टर एक अंधेरे कमरे में जाकर एक बॉक्स के सामने बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे अगले ही पल कमरे में जल रही कैंडल बुझ जाती है। मॉन्क मास्टर इसके बाद उस चीज को जो एक बॉक्स के अंदर बंद था मुसाशी को देने का फैसला करते हैं। लेकिन 33 दिनों के बाद मुसाशी को वो चीज मास्टर को वापस करनी थी, इसलिए मास्टर अपने शिष्य काइजेन को मुसाशी के साथ भेजने का फैसला करते हैं ताकि काइजेन मुसाशी के साथ रहकर उस चीज की हिफाजत कर सके। मुसाशी इसके लिए राजी हो जाता है। मुसाशी उस बॉक्स और काइजेन के साथ वहां से जाने से पहले मास्टर मुसाशी से पूछता है कि आखिर वो उस चीज का किस प्रकार इस्तेमाल करेगा। इस पर मुसाशी मास्टर को बताता है कि उसे सिर्फ कुछ डीमन को मारना है। मुसाशी इसके बाद काइजेन और उस रहस्यमयी बॉक्स के साथ अपने साथियों के पास पहुंचता है। दरअसल मुसाशी अपने कुछ समुराई साथियों और एक समुराई डॉक्टर के साथ एक मिशन पर थे, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें उस मैजिकल बॉक्स में मौजूद चीज की जरूरत थी। काइजेन खुद को मुसाशी के साथियों से परिचित करवाता है, लेकिन मुसाशी के साथी काइजेन को अपने ग्रुप में देखकर पूरी तरह से हैरान थे। मुसाशी इसके बाद काइजेन और अपने साथियों के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि काइजेन को मुसाशी के मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मुसाशी एक साथी काइजेन को बताता है कि 6 महीने पहले उनके राज्य के एक गांव में किसानों के बीच छोटे छोटे विवाद चल रहे थे, जिन्हें ठीक करने के लिए राजा ने अपने एक बेहतर सिपाही एमोन को गाँव में भेजा। लेकिन एमोन ने राजा को धोखा देकर गाँव वालों को अपनी तरफ कर लिया और राजा के द्वारा भेजे गए एक जासूस को तड़पा कर मार डाला। एमोन अपने चमचों के साथ उसी गांव में छिपा हुआ है और अगर उनके राजा ने सेना को एकत्रित किया तो एक बहुत बड़ी युद्ध छिड़ जाएगी, इसलिए उन्हें इस मिशन के दौरान सभी से छुपकर एमोन की सच्चाई का पता लगाना है। सफर के दौरान जब मुसाशी अपने साथियों के साथ एक जगह पर रुकते हैं तो काइजेन मुसाशी के साथियों से पूछता है कि क्या मुसाशी सच में काफी ज्यादा फेमस है। इस पर मुसाशी के साथी काइजेन को बताते हैं कि मुसाशी अपनी तलवारबाजी के लिए काफी ज्यादा फेमस है और आज तक किसी भी योद्धा ने मुसाशी को हरा नहीं पाया है। मुसाशी अपनी तलवारबाजी के लिए और भी फेमस तब हो गए जब उन्होंने फेमस योशिओका भाइयों को हराया था। मुसाशी के साथियों की बात सुनकर काइजेन उनसे कहता है कि भले ही मुसाशी जैसे महान योद्धा हमारे साथ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमोन से जंग लड़ने के लिए इतने कम लोग काफी होंगे। इस पर मुसाशी के साथी काइजेन को बताते हैं कि उन्होंने एमोन के साथ ही मास्टर मातोस्की केनसुके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है और मातोस्की केनसुके खुद भी उनकी टीम में शामिल है, इसलिए उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम मुसाशी के एक साथी को एक पेड़ के पीछे अजीब सी आवाजें निकालते हुए देखते हैं। मुसाशी अपने उस साथी को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार उसकी आवाज सुनी थी। अब मुसाशी जब वहां से जाने लगते हैं तो उनका साथी मुसाशी से कहता है कि क्या तुम एमोन को जान से मार दोगे। इस पर मुसाशी अपने साथी को बताते हैं कि ये तो एमोन से मिलने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद मुसाशी अपने साथियों के साथ एक बार फिर से सफर पर आगे निकल पड़ता है। रास्ते में जब वो लोग एक जगह पर रुकते हैं तो मुसाशी नदी के किनारे मौजूद मातोस्की केनसुके के पास जाते हैं और उनसे एमोन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मातोस्की केनसुके ने एमोन को बचपन से ट्रेनिंग दी थी। मुसाशी की बात सुनकर मातोस्की केनसुके उसे बताते हैं कि एमोन एक बेहतरीन योद्धा था और वो सभी से बिल्कुल अलग था। मातोस्की केनसुके मुसाशी को ये भी बताते हैं कि अगर एमोन ने कुछ सदियों पहले जन्म लिया होता तो वो इतिहास के सबसे बड़ी योद्धाओं में से एक होता। मुसाशी इसके बाद मातोस्की केनसुके से पूछते हैं कि उन्होंने इस मिशन के लिए अपने स्टूडेंट्स को क्यों चुना, क्योंकि वो सभी युद्ध के दौरान लड़ने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस पर मातोस्की केनसुके मुसाशी को समझाते हैं कि हर योद्धा कठिन परिस्थितियों में ही निखरता है और हर योद्धा के पास अपनी एक खास कला होती है। मुसाशी कुछ देर आराम करने के बाद अपने साथियों के साथ एक बार फिर से सफर पर आगे निकल पड़ता है। रास्ते में रात होने पर वो लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ पर जब सभी लोग रात के समय आग जलाकर एक साथ बैठे होते हैं तो मुसाशी सभी को बताते हैं कि हम पूरे 7 समुराई हैं, जिनमें से 3 लोग विलन हैं। मुसाशी की बात सुनकर मातोस्की केनसुके का एक शिष्य जिसका नाम गोरू मारू था, वो गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और मुसाशी से कहता है कि हम अपने गुरु मातोस्की केनसुके को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते।
मुझे तो लगता है कि वो विलन आप और काइजन है। मुसाशी गोरुमारू की बात सुनकर कुछ नहीं बोलते हैं और मातोस्की केंसुके को अपना हाथ दिखाने के लिए कहते हैं। गोरुमारू और उसके साथी ये सुनकर मुसाशी पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मुसाशी उनके गुरु पर शक कर रहे थे। लेकिन जब मातोस्की केंसुके अपना हाथ सभी को दिखाते हैं तो उनके हाथ पर ठीक उसी प्रकार का निशान बना हुआ था जैसा निशान उस जासूस के माथे पर बना था जिसे एमोन ने मारकर वापस भेजा था। मुसाशी मातोस्की केंसुके से जब इस निशान के बारे में पूछते हैं तो मातोस्की केंसुके सभी के सामने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वो एमोन से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पर वो निशान मौजूद है। मातोस्की केंसुके सभी को बताते हैं कि एमोन अपनी जो नई दुनिया बनाने वाला है वो इस दुनिया से कहीं ज्यादा रोमांचकारी होगी, इसीलिए वो एमोन के साथ मिलकर उस दुनिया में जीना चाहते हैं। मातोस्की केंसुके के शिष्यों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके गुरु खुद एमोन से मिले हुए हैं। अब मातोस्की केंसुके और मुसाशी के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन मातोस्की केंसुके मुसाशी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और पलक झपकते ही मुसाशी मातोस्की केंसुके को मार गिराते हैं। इसके बाद मुसाशी मातोस्की के उस शिष्य को फाइट के लिए बुलाते हैं जो पेड़ के पीछे अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। दरअसल एमोन ने उसके रूह के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और वो उसकी बॉडी की मदद से मुसाशी से बातें करता है। अब मुसाशी और एमोन के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और अब क्योंकि एमोन के पास डीमन की पावर थी, इसीलिए वो अपनी जीभ को काफी बड़ा करके मुसाशी पर हमला कर रहा था और अपने चोट को तुरंत हील कर ले रहा था। गोरुमारू ये देखकर काफी डर गए थे कि अगर मुसाशी एमोन से हार जाते हैं तो मरने का अगला नंबर उनका होगा। अब इससे पहले कि एमोन अपनी डीमन पावर की मदद से मुसाशी को मारता, काइजन अपनी मास्टर द्वारा दिए गए मिस्टीरियस बॉक्स को खोल देता है, जिसमें से एक प्राचीन गॉटलेंट बाहर निकलता है। मुसाशी उस गॉटलेंट को पहनने के बाद काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है और वो देखते ही देखते एमोन द्वारा पॉजेस किए गए बॉडी को कई टुकड़ों में काट देता है। काइजन, गोरुमारू और उसके साथ ये देखकर खुश भी थे और हैरान भी, क्योंकि ये उन्होंने सिर्फ कहानियों में इस गॉटलेट के बारे में सुना था। काम खत्म होने के बाद काइजन उस गॉटलेट को वापस से बॉक्स में रख लेता है और मुसाशी को जरूरत पड़ने पर मांगने के लिए कहता है। अब क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मुसाशी सो जाते हैं। अगली सुबह मुसाशी की जब नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके साथियों ने मातोस्की केंसुके और उसके शिष्य की डेड बॉडी को दफना दिया था। मुसाशी के बचे हुए साथी मुसाशी से पूछते हैं कि पिछली रात को आपने कहा था कि हम में से 3 विलन है, जिनमें से 2 को तो आपने मार दिया है, तो एक बचा हुआ कौन है? इस पर मुसाशी अपने साथियों को बताते हैं कि वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था ताकि तुम सब एक दूसरे पर नजर रख सको और मैं आराम से सो सकूं। इसके बाद वो सभी एक बार फिर से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। एक लंबा सफर तय करने के दौरान मुसाशी को एक विजन आता है जिसमें गॉन्टलेट के अंदर कैद आत्माएं मुसाशी से बात करती हैं और उसे क्यानमा कबीले के सभी लोगों को मारकर उनकी सोल गॉन्टलेट के अंदर कैद करने के लिए बोलती है और इस काम के लिए वो मुसाशी को अपनी शक्तियां उधार देने का वादा करती है। विजन से बाहर आने के बाद मुसाशी एक बार फिर से अपने साथियों के साथ सफर पर आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन एक नदी पर बने ऊंचे पुल को पार करने में मुसाशी को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है। अब वो लोग जल्द ही उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में उनकी जानकारी के मुताबिक एमोन अपने फॉलोअर्स के साथ छुपा हुआ था। गांव में पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा गांव खाली था और गांव वाले काफी समय पहले गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव के घरों में खोजबीन करने पर उन्हें कुछ सोने के टुकड़े और बारूद मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर एमोन ने सोने के लिए अपने राजा से बगावत की होगी और वो इस समय पास के किसी खदान में गाँव वालों के साथ छुपा हुआ होगा और उन्हें बंदी बनाकर उनसे काम करवा रहा होगा। अब गांव में अचानक से उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो पलक झपकते ही कहीं छुप जाती है। छोटी लड़की को खोजने के दौरान उन्हें एक घर में एक बूढ़े कपल की लाश मिलती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लाश की दुर्गंध की वजह से सभी उस घर में जाने से डर रहे थे, लेकिन काइजन बड़े ही आसानी से लाश के पास जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का जाप करने लगता है। काइजन की आवाज सुनकर कमरे तहखाने में छुपी वो लड़की बाहर निकलकर काइजन के पास आकर बैठ जाती है और वो बताती है कि वो लाश उसके ग्रैंड पेरेंट्स की है जो उसे बचाने के दौरान मारे गए। इसके बाद उस छोटी लड़की को कमरे से बाहर निकाला जाता है और उसे खाने के लिए दिया जाता है। अब क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा भूखी थी और अब तक मेंढकों को खाकर जिंदा थी, इसलिए वह ताजे खाने पर टूट पड़ती है। मुसाशी उस छोटी लड़की से पूछते हैं कि आखिर उसके गांव के लोग कहाँ गए और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को किसने मारा था। अब इससे पहले कि वो लड़की मुसाशी को कुछ बताती, तेज हवाएं चलने लगती है और वो जंगल की तरफ इशारा करके मुसाशी को बताती है कि वो लोग आ गए। मुसाशी और उसके साथी जंगल की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव वाले अब ज़ॉम्बी बन गए थे जो उनके ऊपर हमला करने के लिए जंगल से बाहर आ रहे थे। मुसाशी काइजन और डॉक्टर को छोटी बच्ची का हिफाजत करने के लिए बोलकर खुद गोरुमारू और उसके साथी के साथ उन ज़ॉम्बी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं।
मुसाशी बड़ी ही आसानी से एक एक करके उन ज़ॉम्बी को मार रहे थे, लेकिन गोरुमारू को ज़ॉम्बी से लड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक बेहतर समुराई योद्धा नहीं था। गोरुमारू का साथी उसे ज़ॉम्बी के पैर पर हमला करके उन्हें नीचे गिराने के लिए कहता है, जिसके बाद गोरुमारू बड़े ही आसानी से उन ज़ॉम्बी का सिर काट कर उन्हें मार सकता था। अब गोरुमारू अपने 2 फाल्कन साथियों को भी आवाज देकर बुला लेता है, जो ज़ॉम्बी पर हमला करके उनका सिर उखाड़कर उन्हें मारने लगता है। फाइट के दौरान जब गोरुमारू का एक फाल्कन साथी घायल हो जाता है तो गोरुमारू गुस्से में ज़ॉम्बी पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। अब ज़ॉम्बी की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए मुसाशी गॉन्टलेट को पहनकर ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देते हैं और गोरुमारू को अपने साथी के साथ जंगल में जाकर छुप जाने के लिए बोलते हैं। मुसाशी इसके बाद बड़े ही चालाकी से ज़ॉम्बीज़ को छोटी लड़की को खाने का लालच देकर एक घर के अंदर ले जाते हैं और फिर काइजन की मदद से उस घर में बारूद जलाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद छोटी लड़की उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि गांव वाले गांव के आसपास टीन और कॉपर की खुदाई किया करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें ऊंची पहाड़ी के बीच में सोने की खान मिली। सोने के लालच में गांव वाले पागल हो गए थे और इस दौरान समुराई एमोन भी गांव में आया, जिसने सोने की खदान में खुदाई के दौरान एक डीमन को ढूंढ निकाला और फिर उस डीमन की शक्तियों की मदद से मजदूरों को अपना गुलाम बना लिया। मजदूरों की संख्या कम थी, इसलिए वो गांव वालों को बंदी बनाकर ले जाने लगे और वो मेरे मॉम डैड को भी ले गए और मुझे बचाने के लिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी जान दे दी। छोटी लड़की की बात सुनकर मुसाशी और उनके साथी सारी बात समझ जाते हैं कि आखिर एमोन ने अपने राजा को धोखा क्यों दिया। अब मुसाशी फैसला करते हैं कि वो अपने साथियों के साथ वापस लौट जाएंगे और राजा को इसके बारे में बताएंगे, जिसके बाद वो पूरी सेना के साथ एमोन पर हमला करेंगे, क्योंकि इस समय वो एमोन और उसके लोगों का सामना नहीं कर सकते थे। मुसाशी अब अपने साथियों के साथ वापस जाने के लिए ऊंचे पुल के पास आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने पुल को पहले ही तोड़ दिया था। मुसाशी और उनके साथी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और समझ जाते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद हम खाई के उस पार 3 नकाबपोश भाइयों को देखते हैं, जो मुसाशी और उसके साथियों पर नजर रख रहे थे और उन्होंने ही पुल को तोड़ा था। मुसाशी जब अपने साथियों के साथ वापस लौट जाते हैं तो वहाँ पर अभी एक गाँव का आदमी मौजूद था, जिसे नकाबपोश भाई अपने भाले से मार देते हैं और अपने सबसे छोटे भाई को वो भाला लाने के लिए बोलते हैं। दरअसल वो पूरे 3 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़ा भाई अपने दोनों छोटे भाइयों को समझाता है कि हम अभी सिर्फ मुसाशी और उसके साथियों का छुपकर पीछा करेंगे और समय आने पर उन पर हमला कर देंगे। अगले सीन में हम मुसाशी को देखते हैं, जो छोटी लड़की जिसका नाम सायो था, उसके द्वारा बताए गए शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो रास्ता इतनी ऊंचाई भरा था कि मुसाशी को एक एक कदम चलना भी काफी मुश्किल लग रहा था। गोरुमारू और उसके साथी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि मुसाशी जैसे महान योद्धा को भी बढ़ती हुई उम्र की वजह से रास्ते में चलने में इतनी तकलीफ हो रही है। अब वो सभी किसी तरह बहुत मुश्किल से उस रास्ते को पार करके एक अच्छे से जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर अब वो सभी काफी ज्यादा थक गए थे और उन्हें एनर्जी की जरूरत थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे समय पर उन्हें अच्छा खाना कैसे मिलेगा, लेकिन तभी वहाँ पर सायो एक खरगोश के साथ आ जाती है, जिसे उसने सफर के दौरान मारा था। सायो को पता था कि काइजन एक मॉन्क है और वो कभी भी मीट मछली नहीं खाएंगे, इसलिए वो काइजन के लिए खाने लायक औषधि पत्ते ले आई थी, जिसे देखकर काइजन और बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं। खरगोश का मीट खाने के बाद सभी का पेट भर जाता है और अब उनकी थकान भी दूर हो चुकी थी, इसलिए वह सभी इसके लिए सायो को थैंक्स बोलते हैं। मुसाशी जब सायो के पास जाकर उसे थैंक्स बोलते हैं तो सायो मुसाशी को बताती है कि एक लीडर होने की वजह से उसे जो करना चाहिए था उसने तो बस वही किया। सायो की बात सुनकर मुसाशी पूरी तरह से हैरान थे और वो सायो से पूछते हैं कि तुम्हें लीडर किसने बनाया। इस पर मुसाशी के साथ ही उनसे कहते हैं कि जिस लीडर को ऊंचे पुल को पार करने में डर लगे, उस लीडर से तो सायो काफी अच्छी है। अब सभी लोग मुसाशी पर हंस रहे होते हैं तो मुसाशी गुस्से में उन सभी को बताते हैं कि मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे हवा में झूलने वाली चीजों से नफरत है। अब सायो जब गोरुमारू के दोनों ईगल को एक साथ बैठे हुए देख रही थी तो गोरुमारू सायो के पास आकर उसे बताता है कि उसके ईगल कितने अच्छे हैं, जो भाइयों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सायो जब गोरुमारू से उसके और एमोन के रिश्ते के बारे में पूछती है तो गोरुमारू सायो को बताता है कि वो और एमोन एक दूसरे के सगे भाई तो नहीं है, लेकिन भाई से कम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक साथ ट्रेनिंग की है। और गोरुमारू को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि एमोन ऐसा बन सकता है। अब मुसाशी के ग्रुप का डॉक्टर, जो एक सैमुराई भी था, वो मुसाशी से कहता है कि पानी खत्म हो चुका है, इसलिए हमें नदी से जाकर बोतल में पानी भर लेना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर मुसाशी सायो से नदी का रास्ता बताने के लिए कहता है, क्योंकि सायो बचपन से गांव और उसके जंगलों में रहती थी, जिसकी वजह से उसे आसपास के रास्तों के बारे में पता था। सायो एक तरफ इशारा करते हुए सभी को उस रास्ते जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो रास्ता नदी के किनारे जाता था। मुसाशी अपने साथियों के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सायो देखती है कि काइजन
शिकार किए गए खरगोश के स्केलेटन के सामने बैठकर प्रेयर कर रहा था। अब सायो भी काइजन के पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या खरगोश की माँ हमें इसके लिए माफ करेगी। इस पर काइजन सायो को बताता है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। इसके बाद वो सभी जंगल के संकरे रास्ते से होते हुए नदी के किनारे आ जाते हैं, लेकिन वो कोई नदी नहीं बल्कि एक नाला था। मुसाशी और उसके साथी नाले के पानी को बड़े आराम से पीने लगते हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद उन्हें साफ पानी पीने को मिल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सायो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जंगल के पेड़ों को गिराकर किसी ने वो रास्ता बनाया था, यानी कि उन सभी को नाले के पास जानबूझकर लाया गया था। सायो चट्टान पर खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे मुसाशी समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वो अपने साथियों को तैयार रहने के लिए बोलते हैं। अब अगले ही पल वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। मुसाशी अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े ही बहादुरी से उन ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और किसी तरह एक लंबी फाइट के बाद वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं। ज़ॉम्बी से लड़ते हुए गोरुमारू काफी थक गया था, इसलिए वो नीचे जमीन पर लेट जाता है और फिर उसके बाद नाले की तरफ जाते हुए अपने साथियों को बताता है कि अब उसे पूरा विश्वास हो गया है कि ये मोना पहले की तरह नहीं रहा। अब अगले ही पल एक तीर तेजी से गोरुमारू की तरफ आती है और उसके गले में धंस जाती है, जिससे गोरुमारू घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। गोरुमारू के ईगल ने तीर से गोरुमारू को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान वो भी घायल हो गया था और मौके पर ही गोरुमारू और उसके ईगल की मौत हो जाती है। गोरुमारू की मौत से मुसाशी और उसके साथी पूरी तरह से हैरान थे कि तभी उन्हें उन 3 नगापोश भाइयों की आवाज सुनाई देती है जो लगातार उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही गोरुमारू को मारा था। अब उन 3 भाइयों में से सबसे छोटा भाई तेजी से जंगल से बाहर आता है और सायो को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मुसाशी को गॉन्टलेट पहनने का भी मौका नहीं मिलता है ताकि वो उसे रोक सके। मुसाशी उसके बाद जंगल में जाकर उन नकाबपोश भाइयों को सामने आकर फाइट करने और अपनी पहचान बताने के लिए कहता है। मुसाशी को पता था कि नकाबपोश भाई जरूर एमोन के भेजे हुए सैनिक होंगे और उसे उन भाइयों की आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो भाई मुसाशी के सामने नहीं आते हैं और उसे सायो को बचाने के लिए पहाड़ी पर एक टेम्पल के पास आने के लिए बोलते हैं। अब मुसाशी जब अपने बचे हुए साथियों के पास आते हैं तो काइजन मुसाशी से पूछता है कि क्या आप उन भाइयों को पहले से जानते हैं। इस पर मुसाशी काइजन को बताते हैं कि उनकी आवाज जानी पहचानी तो लग रही थी। हिकेमारू अपने साथियों को बताता है कि वो भाई काफी ज्यादा तेज और पावरफुल है, इसलिए उन्हें हराने में मुश्किल होगी, लेकिन अभी हमें गोरुमारू और उसके ईगल को दफनाने के लिए कब्र खोदनी चाहिए। बातों ही बातों में काइजन हिकेमारू और सभी को वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो एमोन के खिलाफ ये जंग नहीं जीत सकते थे और वो किसी भी तरह गॉन्टलेट के सुरक्षित अपने गुरु के पास वापस पहुंचाना चाहता था। काइजन की बात सुनकर हिकेमारू गुस्से में काइजन पर हमला कर देता है, क्योंकि वो गोरुमारू के कातिलों से बदला लिए बिना और सायो को दुश्मनों के हवाले करके वहां से भागना चाहता था। मुसाशी किसी तरह हिकेमारू को रोकते हैं और काइजन से पूछते हैं कि क्या बुद्ध ने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि जरूरतमंदों की मदद किए बिना उन्हें अकेला छोड़कर जाना। मुसाशी इसके बाद खुद बारिश में फाइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि एमोन से जंग जीतने के लिए उन्हें ताकत की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ सायो उन 3 भाइयों के कब्जे में थी जिन्होंने सायो को बांध कर रखा था। सायो जब उन भाइयों से अपना हाथ खोलने के लिए कहती है तो उनमें से बड़ा भाई सायो से कहता है कि इसके बाद तो मुझे तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। 3 भाइयों की बातों से सायो को पता चलता है कि वो मुसाशी को पहले से ही जानते हैं और उन्हें मारकर किसी चीज का बदला लेना चाहते हैं। वो भाई सायो को बताते हैं कि अगली सुबह हम मुसाशी को मार देंगे और वो तुम्हारी भी आखिरी सुबह होगी। सायो ये सुनकर बुरी तरह से डर जाती है। मुसाशी इसके बाद अपने साथियों के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए उस पुरानी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर 3 नकाबपोश भाइयों ने उन्हें बुलाया था। मुसाशी जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो 3 भाई पहले से ही वहां मौजूद थे। अब क्योंकि ये युद्ध का समय था इसलिए मुसाशी गॉन्टलेट को पहन लेते हैं, जिसके बाद गॉन्टलेट में कैद आत्माएं मुसाशी को बताती हैं कि वो 3 भाई कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन है, इसलिए मुसाशी उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को गॉन्टलेट में कैद कर दे। अब वो 3 भाई जब अपना मास्क हटाते हैं तो मुसाशी उन्हें देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि मुसाशी ने काफी समय पहले उन 3 भाइयों को एक युद्ध में मार दिया था, यानी कि वो 3 सच में डीमन थे जो अब मुसाशी से बदला लेना चाहते थे। उन 3 डीमन भाइयों को एमोन ने जिंदा करके मुसाशी को मारने के लिए भेजा था। मुसाशी जब उनसे सायो के बारे में पूछता है तो उनमें से सबसे छोटा भाई एक बड़े से घंटे के ऊपर आग लगा देता है और फिर इसके बाद वो 3 अपने असली रूप में आकर मुसाशी को युद्ध के लिए बुलाते हैं। हिकेमारू और काइजन ये देखकर समझ जाते हैं कि जरूर सायो इस समय उस बड़े से घंटे के अंदर कैद है जो समय के साथ धीरे धीरे गर्मी की वजह से मारी जाएगी। मुसाशी अपने साथियों को सायो को बचाने के लिए बोलकर खुद उन 3 डीमन भाइयों का सामना करने का फैसला करते हैं।
हेकेमारू और काइजन किसी तरह सायो के साथ मिलकर सायो को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मुसाशी अकेले ही उन तीनों डीमन भाइयों का सामना कर रहे थे। मुसाशी उन तीनों भाइयों से एक साथ नहीं लड़ पा रहे थे और एक जोरदार हमले के साथ ही दूर जाकर गिरते हैं और उनकी बॉडी में से काफी ज्यादा मात्रा में खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेकेमारू और काइजन सायो के साथ मिलकर भी उस बड़े से घंटे को नहीं हटा पा रहे थे। इसलिए काइजन सायो को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने हाथों से जलते हुए घंटे को हटाने लगते हैं। काइजन को ऐसा करता देखकर हेकेमारू भी सायो के साथ घंटे को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान काइजन की बॉडी आग में जलने लगती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और घंटे को हटाने की कोशिश करते रहता है। मुसाशी इस समय घायल होकर नीचे पड़े हुए थे, इसलिए तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को मुसाशी को खत्म करने के लिए बोलकर खुद हेकेमारू और काइजन को रोकने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। गॉन्टलेट में कैद आत्माएं लगातार मुसाशी से उन तीनों भाइयों को मारकर उनकी सोल को गॉन्टलेट में कैद करने के लिए बोल रही थी, इसलिए मुसाशी उन आत्माओं की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते मुसाशी के घाव हील होना शुरू हो जाते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि अब वो गॉन्टलेट के आत्माओं के वश में था। तीनों भाई ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और वहीं दूसरी तरफ हेकेमारू और काइजन ने भी अब सायो के साथ मिलकर उस बड़े से घंटे को हटा लिया था, जिससे वो सायो की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब काइजन की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और उसकी हालत काफी ज्यादा ही खराब थी। अब तीनों भाई एक साथ मुसाशी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो तीनों एक साथ मिलकर भी मुसाशी का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस बार सायो और गोरोमारू की ईगल ने सबसे बड़े भाई पर हमला करके इसे डिस्टर्ब किया था और इस मौके का फायदा उठाकर मुसाशी एक ही बार में उन तीनों भाइयों को मार गिराते हैं। मुसाशी और उनके साथ ही काइजन की यह हालत देखकर काफी ज्यादा ही दुखी थे। अब क्योंकि मुसाशी ने गॉन्टलेट की आत्माओं से वादा किया था कि वो उन तीनों भाइयों को मारकर उनकी सोल को गॉन्टलेट के हवाले कर देंगे, इसलिए उन तीनों भाइयों के मरने के बाद उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर निकलकर गॉन्टलेट के अंदर कैद होना शुरू हो जाती है। काइजन जब मुसाशी को देखता है तो वो समझ जाता है कि मुसाशी इस समय गॉन्टलेट के आत्माओं के वश में है, इसलिए वो किसी तरह मुसाशी के पास जाता है और उन्हें होश में लाकर गॉन्टलेट को समय से अपने गुरु को वापस लौटने के लिए कहता है, क्योंकि काइजन के गुरु ने उसे मुसाशी के साथ इसीलिए भेजा था। इसके बाद काइजन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। मुसाशी के साथ ही इसके बाद काइजन को टेंपल के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर काइजन से जब सायो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, इस पर काइजन सायो को बताता है कि एक बुद्धिस्ट होने की वजह से उसका ये फर्ज था, और इसके साथ ही काइजन सायो को ये भी बताता है कि उसे सायो के द्वारा बनाया गया खाना बहुत पसंद आता था। अब देखते ही देखते काइजन की डेथ हो जाती है, जिससे सभी बहुत दुखी थे। अब मुसाशी किसी भी तरह से एमोन को खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो सायो को सेया के साथ वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो खुद हेकेमारू के साथ एमोन से जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। मुसाशी की बात सुनकर सायो भी उनके साथ जाने का जिद करने लगती है। सायो की जिद करने की वजह से मुसाशी उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं और अब वो सभी ऊंची पहाड़ी पर एमोन के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। मुसाशी जब सायो हेकेमारू और सेया के साथ एमोन के किले की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में 3 बहनें मिलती हैं जो उनका रास्ता रोक लेती हैं। मुसाशी के पूछने पर वो तीनों बहनें मुसाशी को बताती हैं कि वो उन तीनों भाइयों की बहनें हैं जिन्हें मुसाशी ने मारा है, इसलिए वो मुसाशी से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहती हैं। मुसाशी उन तीनों बहनों को देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक गॉन्टलेट के बॉक्स पर हमला करके उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, और क्योंकि सायो ने गॉन्टलेट के बॉक्स को जोर से पकड़ रखा था, इसलिए वो भी बॉक्स के साथ ही घिसटती हुई उन बहनों की तरफ जाने लगती है, जिसके दौरान उसे चोट भी लग रही थी। सेया और हेकेमारू ये देखकर सायो की तरफ उसे बचाने के लिए भागते हैं। अब तक सायो भी समझ चुकी थी कि बिना गॉन्टलेट के अकेले मुसाशी उन तीनों बहनों का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो गॉन्टलेट को बॉक्स से बाहर निकाल कर ऊपर उछालती है, जिसके बाद गोरोमारू का ईगल गॉन्टलेट को मुसाशी तक पहुंचा देता है। गॉन्टलेट पहनने के बाद मुसाशी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जो उन बहनों की तलवार को अपने हाथों से तोड़ देता है। मुसाशी की पावर देखकर तीनों बहनें काफी ज्यादा डर गई थी और मौका पाकर वहां से भाग जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेकेमारू और सेया सायो को पास की एक झोपड़ी में ले आए थे, जहां पर सायो सो रही थी क्योंकि उसे थकान की वजह से काफी तेज बुखार था। मुसाशी के पास आकर उनके साथी उन्हें बताते हैं कि सायो को तेज बुखार है, लेकिन जल्दी वो ठीक हो जाएगी। सेया मुसाशी और हेकेमारू को बताता है कि वो जंगल में कुछ बूटियां लाने जा रहा है जो पास के नदी के किनारे मिल जाएंगी, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में मुसाशी और सेया कपड़ा भिगोकर सायो के सिर पर रखे, जिससे उसे आराम मिलेगा। हेकेमारू जब सेया से पूछती है कि तुम इतने कोहरे में कैसे जाओगे, क्योंकि उस समय अकेले बाहर जाना खतरनाक साबित हो सकता था। सेया हेकेमारू को बताता है कि अभी सुबह है, इसलिए जंगल में जाकर जड़ी बूटियां खोजना पॉसिबल है।
लेकिन एक बार अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर बाहर जाना नामुमकिन होगा। जंगल में जाने से पहले सिया मुशासी को बोलकर जाता है कि वो तीनों बहनें कभी भी वहां आकर उनके ऊपर हमला कर सकती हैं, इसलिए मुसासी सतर्क रहे। सिया के जाने के बाद मुसाशी भी झोपड़ी से बाहर आकर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एमोन से जंग जीतने के लिए उन्हें लगातार प्रैक्टिस की जरूरत थी। इसके बाद हम एक गांव को जलते हुए देखते हैं और उस जलते हुए गांव के बीच में एक लड़का चुपचाप खड़ा था, जो आग बुझाने के बाद बुझी हुई राख में से एक समुराई की तलवार बाहर निकालता है। वह लड़का उस तलवार को पाकर काफी खुश था, लेकिन तभी वहां पर मास्टर मातोस्की केंसुके आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह लड़का डर कर वहां से भागने लगता है। मातोस्की केंसुके इसके बाद उस लड़के को अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर वह लड़का काफी डरा हुआ था। मातोस्की केंसुके के पूछने पर वो लड़का मास्टर को बताता है कि वो वैश्यालय से आया है। पहले तो वो लड़का मातोस्की केंसुके को झूठ बोल देता है कि वो तो सिर्फ उस तलवार को उसके मालिक को वापस देना चाहता था, लेकिन जब मास्टर मातोस्की केंसुके सख्ती से उस लड़के से उस तलवार को उठाने के बारे में पूछते हैं, तो वो मास्टर मातोस्की केंसुके को सारा सच बता देता है कि वो एक समुराई बनना चाहता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से इसके लिए कंफर्म नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर मास्टर मातोस्की केंसुके उसे बताते हैं कि ये तलवार मेरे स्टूडेंट एमोन की थी, जो हाल ही में एक जंग में मारा गया। मातोस्की केंसुके को उस छोटे लड़के की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, इसलिए वो उसे ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। मास्टर मातोस्की केंसुके के देखरेख में वो लड़का बड़े ही बहादुरी से ट्रेनिंग करता है और वो एक बेहतरीन योद्धा बन रहा था, जिसकी वजह से समय के साथ वह मास्टर मातोस्की केंसुके का सबसे फेवरेट शिष्य बन जाता है, क्योंकि वो गोरुमारू हेकेमारू और सेया सभी से बेहतर योद्धा था। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एमोन था, जो बड़ा होकर मुसाशी अपने दोस्तों और राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में एमोन को देखते हैं, जो अपने सोने के किले में अपने असिस्टेंट अल्फ्रेड और एक योद्धा के साथ बैठा हुआ था। एमोन के साथ बैठा हुआ योद्धा भी एक इंसान नहीं बल्कि एक डीमन था, जिसे मुसाशी ने एक जंग में मार दिया था, लेकिन एमोन ने अपनी टेक्नोलॉजी और काली शक्तियों की मदद से उसे एक बार फिर से जिंदा कर दिया था, जिसकी वजह से वो मुसाशी को मारकर बदला लेना चाहता था। वो योद्धा जब एमोन से पूछता है कि मुसाशी कहाँ है और वहाँ कब तक आएगा, इस पर मुसाशी उस योद्धा को समझाता है कि मुसाशी किसी भी वक्त वहां आता होगा, क्योंकि वो उनसे बचकर नहीं भाग सकता। इसके बाद एमोन उस योद्धा को अपना प्लान बताता है कि किस प्रकार वह सोना और एवल शक्तियों की मदद से एक अलग दुनिया बनाना चाहता है, जो उस दुनिया से काफी ज्यादा दिलचस्प होगी। एमोन के बचपन के साथी और उसके मास्टर मातोस्की केंसुके उसे बहुत पसंद थे, जिन्हें वो अपनी फैमिली मानता था और उनके साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बचपन के साथी और उसके मास्टर मातोस्की केंसुके मुसाशी की वजह से अब तक मारे जा चुके थे, जिसका उसे काफी दुख था। अब केंसुके को लगता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ ही मर जाना चाहिए, और क्योंकि वो अभी तक जिंदा है इसलिए एक योद्धा नहीं बल्कि कायर है। ये बातें दिमाग में आने के बाद केंसुके काफी ज्यादा परेशान हो गया था और जंगल में तेजी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब सायो को भी विजन आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो खुद को और अपने माता पिता को देखती है, जो सोना के बारे में पता न चलने से पहले सायो और गांव वालों के साथ काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर एक दिन सायो को नदी से पानी पीने के दौरान कुछ सोने के कण दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सायो पूरी तरह से हैरान थी और अब उसे पता चल गया था कि वो सोना सामने की पहाड़ी से बहकर आए थे। सायो जब अपने माता पिता को ये बात बताने जाने लगती है, तो विजन में ये सब देख रही प्रेजेंट टाइम की सायो खुद को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके सोना के बारे में अपने पेरेंट्स और गांव वालों को बताने के बाद ही उनके गांव में तबाही आ गई थी। अब सायो की नींद खुल जाती है और जब वो झोपड़ी से बाहर आती है तो देखती है कि मुसाशी अकेले ही काफी देर से ट्रेनिंग कर रहे थे। मुसाशी से पूछने पर वो सायो को बताते हैं कि सेया जंगल में जड़ी बूटी लाने गया है और केंसुके झोपड़ी के अंदर ही था, लेकिन सायो मुसाशी को बताती है कि केंसुके तो झोपड़ी के अंदर नहीं है। इसके बाद हम केंसुके को देखते हैं, जो जंगल में एक जगह पर थक कर गोरुमारू में ईगल के सामने बैठकर जोर जोर से रो रहा था और खुद को कोस रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक सच्चा योद्धा नहीं है। अब केंसुके जब रो रहा होता है तो देखता है कि सामने से सेया काइजेन की और गोरुमारू के सोल के साथ आ रहा था। काइजेन की सोल जब केंसुके के पास से गुजरती है तो वो केंसुके से बोलकर जाती है कि उसे केंसुके के ऊपर पूरा विश्वास है। केंसुके ये बात सुनकर डिसाइड करता है कि अब वो और नहीं भागेगा और एक असली समुराई योद्धा की तरह दुश्मनों का सामना करेगा। वहीं दूसरी तरफ सायो मुसाशी से उनकी प्रैक्टिस के दौरान बात कर रही थी और उनसे पूछती है कि आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। सायो की बात सुनकर मुसाशी उसे बताते हैं कि गॉटलेट को पहनने की वजह से वो शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए वो हर समय गॉटलेट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते और उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है।
सायो इसके बाद मुसाशी को अपने गांव की तबाही के पीछे की सारी कहानी बताती है कि किस प्रकार एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दूर पहाड़ी पर चली गई तो वहां उसे नदी में पानी पीने के दौरान उसे कुछ सोने के टुकड़े मिले जो सामने की एक पहाड़ी से कटकर आ रहे थे। सायो उन सोने के टुकड़े को देखकर समझ गई थी कि सामने ऊंचाई पर एक सोने का पहाड़ है और फिर वो कुछ सोना लेकर गाँव वापस लौट गई। सायो के पेरेंट्स सायो के वापस आने से बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे गाँव वाले सोने के लालच में अंधे होने लगे और अब उन्हें सिर्फ सोने से प्यार था। इसी दौरान सायो के गांव में एक समुराई आया जो कोई और नहीं बल्कि एमोन था। एमोन ने सोने के खदान में एक शैतान को ढूंढ निकाला, जिसके बाद वो उस शैतान की काली शक्तियों की मदद से गांव वालों पर काबू पाकर उन्हें सोने के खदान में काम करने के लिए छोड़ दिया और उस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। मजदूरों की जरूरत पड़ने पर वो गांव वालों को पकड़कर अपने साथ ले जाया करते थे और इसी तरह एक दिन वो सायो के पेरेंट्स को भी अपने साथ ले गए। सायो के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सारी बातें मुसाशी को बताते बताते सायो रोने लगती है, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, क्योंकि अगर उसने सोने के बारे में गांव वालों को नहीं बताया होता तो ये सब भी नहीं होता। सायो की बात सुनकर मुसाशी उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भले ही तुमने ये सब शुरू किया हो लेकिन मैं इसे खत्म करूंगा। मुसाशी की बात सुनकर सायो उनके गले लग जाती है। अब मुसाशी जब अपने साथियों के साथ आगे के सफर पर निकलते हैं तो एक बार फिर से तीनों बहनें उनके रास्ते में आ जाती हैं और मुसाशी को फाइट के लिए चैलेंज करती हैं। उन्हें लग रहा था कि वो तीनों मिलकर मुसाशी को मार देंगे, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि मुसाशी पलक झपकते ही उन तीनों बहनों को एक ही बार में 2 हिस्सों में काट डालते हैं, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुसाशी अपने बचे हुए साथियों और सायो के साथ एक लंबे सफर के बाद सोने की पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अंदर सोने के खदान में जाने के लिए एक दरवाजा बना हुआ था। अब मुसाशी जब सायो और अपने दोस्तों के साथ संकरे रास्ते से होते हुए किले के अंदर जाते हैं तो वो केंसुके को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके ऊपर पीछे से भी हमला हो सकता था। अंधेरे रास्ते को पार करके वो किले के मेन दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मशालें जल रही थी और दीवारों पर सोने के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे जो मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। मुसाशी और उनके साथ ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो पूरी पहाड़ी ही सोने की थी। इसके बाद एमोन का असिस्टेंट अल्फ्रेड वहां पर आ जाता है, जो सभी का एमोन के किले में स्वागत करता है और उनके सामने एमोन की तारीफ करता है। अल्फ्रेड मुसाशी और उनके साथियों को एमोन के साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है, लेकिन मुसाशी और उनके साथी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं। अब सेया अल्फ्रेड को बताता है कि ये सोने की पहाड़ी हमारे राज्य में आती है, इसलिए तुम इसे हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ राजमहल चलो, जहां तुम्हारा हिसाब होगा। अल्फ्रेड सेया की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि सेया एमोन के किले में होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहा था। अब बातों ही बातों में अल्फ्रेड सायो को बता देता है कि उसके मॉम डैड अभी भी जिंदा है। सायो ये जानकर पूरी तरह से हैरान थी और जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। अल्फ्रेड इसके बाद उन सभी को अपने मास्टर एमोन के पास ले जाने के लिए किले के अंदर ले जाता है। किले के अंदर जाकर मुसाशी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो काली शक्तियों के वश में थे वो पहाड़ी से सोना निकालने का काम कर रहे थे। अल्फ्रेड सभी को बताता है कि उसके मास्टर ने खदान की बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए धरती के अंदर से लावा निकालने का मैकेनिज्म बना दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ऊर्जा की कमी नहीं पड़ती है। रास्ते में ये लोग सोने की एक छोटी सी नदी देखते हैं जिसमें सोना बह रहा था। अल्फ्रेड सभी को बताता है कि सोने और गेनमा की शक्तियों की वजह से उनका किला अजय बन गया है और वो इस ताकत के साथ चीन और अमेरिका की सेना को भी हरा सकते हैं। अल्फ्रेड की बात सुनकर सेया उससे कहता है कि भले ही तुम्हारे पास कितनी भी पावर हो, लेकिन किसी सेना से लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ती है और बिना सैनिकों के किसी सेना को हराना इम्पॉसिबल है। इस पर अल्फ्रेड उन्हें बताता है कि हम गेनमा की काली शक्तियों की मदद से मुर्दों को वापस से जिंदा करके उनकी अपनी एक सेना बना रहे हैं और अब तक जितने भी पहले से मरे हुए समुराई ने उनके ऊपर हमला किया था वो सभी उनके कला का एक नमूना थे। अब बात करते हुए अल्फ्रेड उन सभी को मेन हॉल में ले आता है और सभी से एक बार फिर से एमोन के साथ मिलकर उसके लिए काम करने के लिए कहता है। मुसाशी और उनके साथी जब एक बार फिर से ऐसा करने से मना कर देते हैं और सायो गुस्से में अल्फ्रेड से अपने मॉम डैड को लाने के लिए बोलती है, तो अल्फ्रेड उनसे काफी अजीब तरह से बात करने लगता है और अंत में वो सभी से कहता है कि आप सभी अपने वेपन को बाहर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जल्दी तुम सभी के हाथ पर काट कर अपने मास्टर एमोन के सामने पेश करने वाला हूँ। इसके बाद अल्फ्रेड एक पर्दा हटाता है और अगले ही पल एक तीर तेजी से सायो की तरफ आती है, लेकिन मुसाशी उस तीर को अपने ऊपर रोक लेते हैं, जिससे सायो की जान बच जाती है। सायो पर तीर से हमला करने वाला एक घुड़सवार था, जिसका आधा शरीर तो एक नॉर्मल इंसान का था, लेकिन बाकी का आधा शरीर एक घोड़े का था, जिसकी वजह से वो तीर चलाने के साथ ही किसी योद्धा को अपने ऊपर बिठाकर भाग भी सकता था। वो घुड़सवार काफी ज्यादा तेज था, जो लगातार मुसाशी और उनके साथियों पर हमला करता रहता है।
जिससे वो सभी घायल हो गए थे और नीचे गिर जाते हैं। मुसाशी बॉक्स को खोलकर गॉन्टलेट को पहनना चाहते थे, लेकिन इस समय बॉक्स भी नहीं खुल रहा था। अब अल्फ्रेड भी अपनी गन से लगातार उनके ऊपर शूट कर रहा था, जिसकी वजह से उनका बचना इम्पॉसिबल लग रहा था। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर केंसुके सेया को कुछ छोटी गोलियां देते हुए खुद अल्फ्रेड की तरफ जाने लगता है। सेया उन गोलियों को खुद भी खाता है और सायो के साथ ही मुसाशी को देखकर उन्हें भी खाने के लिए कहता है। दरअसल अब केंसुके वहां गांजे और नशीले पदार्थ से बने गैस को छोड़ने वाला था, जिसके संपर्क में आने के बाद अल्फ्रेड और उसके योद्धा का दिमाग घूमने लगेगा, जिसके बाद उन्हें बड़े ही आसानी से मारा जा सकेगा। और केंसुके ने उन्हें जो गोलियां दी थी वो उस धुएं का एंटीडोट था, जिसे खाने के बाद उनके ऊपर उस नशीले धुएं का कोई असर नहीं होगा। अल्फ्रेड और उसके साथी जब केंसुके को अपनी तरफ आता देखते हैं तो वो केंसुके पर हमला करके उसे मार डालते हैं। और यही तो केंसुके चाहता था, क्योंकि जैसे ही उसकी बॉडी से निकलने वाला ताजा खून उस धुएं के संपर्क में आता है तो वो धुआं पूरी तरह से लाल हो जाता है और अल्फ्रेड के साथ ही उसके साथी के दिमाग पर भी काम करना शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों को चक्कर आने लगता है। मुसाशी इसके बाद बड़ी ही आसानी से अल्फ्रेड को मार गिराते हैं, लेकिन वो केंसुके की मौत से काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि केंसुके ने अपनी जान देकर उन सभी की जान बचाई थी। मुसाशी सेया से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर सायो के मॉम डैड आ जाते हैं। सायो अपने मॉम डैड को देखकर बहुत खुश होती है और उनके गले से लग जाती है, लेकिन अगले ही पल सायो की मॉम डैड की बॉडी में बदलाव होना शुरू हो जाता है और वो सायो पर हमला करके उसका गला दबाने लगते हैं। सेया और मुसाशी ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और सेया जल्दी समझ आता है कि सायो की मॉम डैड इस समय एमोन के वश में है और वो ही उनसे ये सब करवा रहा है। अब वहाँ पर एमोन भी आ जाता है, जो मुसाशी को बताता है कि सेया सच कह रहा है। अब मुसाशी को ना चाहते हुए भी सायो को बचाने के लिए उसके मॉम डैड को मारना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं मारता तो वो सायो को मार डालते। एमोन ये देखकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो मुसाशी से यही करवाना चाहता था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस प्रकार जब एमोन मास्टर मातोस्की केंसुके से ट्रेनिंग ले रहा था तो वो एक बेहतरीन योद्धा और समुराई बन रहा था, क्योंकि लोग एमोन की बहादुरी देखकर इसकी तारीफ करते थे, जिससे मास्टर मातोस्की केंसुके भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि एमोन मास्टर मातोस्की केंसुके से कहता था कि आज से मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। इसके बाद मास्टर मातोस्की केंसुके एमोन को अपने पहले और असली शिष्य एमोन, जो अब मर चुका था, उसकी तलवार एमोन को दे देते हैं। मास्टर मातोस्की केंसुके एमोन के साथ घर से बाहर आकर उसे कहते हैं कि जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम्हें क्लियर नहीं था कि तुम एक समुराई बनना चाहते हो या नहीं, लेकिन अब एक लंबी ट्रेनिंग के बाद तुम एक समुराई बन चुके हो और मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। लेकिन तुम अपना जवाब मुझे बताओ और मैं तुम्हारे जवाब को पूरी तरह से राज रखूंगा और चांद के बादल से बाहर निकलते ही जैसे सब कुछ भूल जाऊंगा। मास्टर मातोस्की केंसुके की बात सुनकर एमोन उन्हें अपने दिल की बात बता देता है कि वह सारे समुराई को मारना चाहता है, क्योंकि समुराई अमीर परिवारों के पैसों पर पलने वाले कुत्ते हैं। जब पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करेंगे तो उस समय हमें कुत्तों की नहीं बल्कि शेर की जरूरत पड़ेगी। दरअसल एमोन हम सारे कमजोर समुराई को एक जंग के दौरान मरवाना चाहता था, ताकि वो बचे हुए बहादुर समुराई के साथ मिलकर एक नए राज्य का निर्माण करे, जो उनके राज्य से पूरी तरह से अलग हो। एमोन की ये बात मास्टर मातोस्की केंसुके को बहुत पसंद आती है और वो एमोन को विश्वास दिलाते हैं कि जरूर एक दिन वो ऐसा करेगा। एमोन अपना ये प्लान मुसाशी को भी सुनाता है, लेकिन मुसाशी को उसका प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिस बात पर गुस्सा होकर एमोन वहाँ गोजुरो को बुला देता है। गोजुरो उन तीनों भाइयों का ही भाई था जिन्हें मुसाशी ने मारा था। मुसाशी गोजुरो को वापस से जिंदा देखकर पूरी तरह से हैरान था। अब क्योंकि एमोन मुसाशी पर काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो गोजुरो को जल्द से जल्द मुसाशी का हाथ पैर काटने के लिए कहता है, लेकिन गोजुरो मुसाशी के बदले एमोन के हाथ पैर ही काट देता है, क्योंकि वो एमोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसकी बकबक से ऊब गया था। अब गोजुरो मुसाशी को मारकर अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था। मुसाशी के पास गोजुरो से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और इस फाइट में उनकी भी मौत हो सकती थी, क्योंकि मुसाशी ने अब तक जितने भी योद्धाओं से फाइट की थी गोजुरो उन सबसे ताकतवर था। मुसाशी गोजुरो से फाइट से पहले सेया से सायो को वहां से ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि इस फाइट के दौरान वहां रहने से उसकी भी मौत हो सकती थी। मुसाशी की बात सुनकर सेया किसी तरह रोती हुई सायो को वहां से अपने साथ ले जाता है। सेया और सायो के वहां से जाने के बाद मुसाशी गॉटलैंड को पहन लेता है, जिसके बाद गॉटलैंड की आत्माएं मुसाशी को अपनी तरह ओनी बनकर गोजुरो को मारने और उसकी सोल को गॉटलैंड के अंदर कैद करने के लिए बोलती हैं। ओनी दरअसल एक डीमन कबीला था जिसे गेंजो कबीले ने खत्म कर दिया था, और अब क्योंकि गोजुरो के पास गेंजो की पावर थी इसलिए गॉटलैंड की आत्माएं उससे बदला लेना चाहती थी। मुसाशी ओनी बनने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद गॉटलैंड की आत्माएं मुसाशी को अपनी शक्तियां दे देती हैं और मुसाशी और गोजुरो के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब तक वहां पर एमोन की मुर्दों की सेना भी वहां आ गई थी, जो मुसाशी को मारना चाहती थी, और मुसाशी एक साथ गोजुरो और मुर्दों की सेना से लड़ रहा था। अब गोजुरो की बॉडी में 2 और हाथ निकल आए थे, जिनकी वजह से वो एक साथ 4 तलवारों से मुसाशी पर हमला कर रहा था,
लेकिन मुसाशी के 2 तलवारों को अपने वार से तोड़ देते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे, जिसकी वजह से गोजरू और मुसाशी को आपस में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो दोनों वहाँ से दूसरी जगह पर जाकर फाइट करने का फैसला करते हैं। अगर सीन में हम पास्ट का समय देखते हैं, जब एमोन अपने साथियों के साथ मास्टर मातोस्की केंसुके के यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था, एक दिन सेया एमोन को एक युद्ध के खेल में हरा देता है, जिससे एमोन पूरी तरह से हैरान था क्योंकि वो पहली बार किसी से हारा था। अब अचानक से एमोन की आंखें खुल जाती है और वो जोर शोर से बोलने लगता है कि मैं कभी भी हार नहीं सकता। अब क्योंकि गोजरू ने एमोन के हाथ पैर काट दिए थे, इसलिए वह चल नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी वह घसीटते हुए अपने लैब की तरफ जाने लगता है क्योंकि एमोन के पास अभी भी एक प्लान था। वहीं दूसरी तरफ सेया सायों के साथ किले की सुरंगों में फंसा हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरफ जाए। सायो सेया को खुद को वहां छोड़कर जाने के लिए कहता है क्योंकि सायो अपने मॉम डैड की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। सेया सायो को वहां अकेले छोड़कर जाने से साफ साफ मना कर देता है और फिर उसके बाद वो दोनों वहां से किले के बाहर निकलने के रास्ते के लिए खोज करते हैं। इसके बाद हम मुसाशी और गोजरू को देखते हैं जो किले में सोने के खदान में आ जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बी भी वहां आ गए थे जो उन दोनों को आपस में लड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। गोजरू सबसे पहले उन ज़ॉम्बी को खत्म करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ बहुत सारे डीमन बर्ड्स को बुला देता है, जो देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बी को नीचे खाई में गिरा देते हैं, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। गोजरू इसके बाद अपने डीमन पावर से मुसाशी पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खदान की दीवारें टूट कर नीचे गिरने लगती हैं और मुसाशी किसी तरह खुद को गोजरू के हमले से बचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेया सायो के साथ किले के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एमोन के लाइब्रेरी में आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि एमोन घायल अवस्था में वहां पर था और वो अभी तक जिंदा था। सेया को देखकर एमोन उससे कहता है कि मैं एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता था जहाँ के सारे समुराई के मास्टर हमारे मास्टर होते और मैं अपने द्वारा बनाई गई बेहतर राज्य को अपने समुराई भाइयों के साथ एंजॉय करना चाहता था, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन अब तुम मुझे मेरे लैब में ले जाकर एक रिचुअल परफॉर्म करो, जिसके बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। दरअसल एमोन सेया से रिचुअल परफॉर्म करवा के डीमन की अपनी एक सेना बनाना चाहता था ताकि सभी के ऊपर राज कर सके। सेया इसके लिए राजी हो जाता है और एमोन को उसके लैब में ले आता है, लेकिन वो रिचुअल परफॉर्म करने के बजाय एमोन को जान से मार देता है। सायो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। सेया इसके बाद सायो को बताता है कि मुझे यहाँ उन सभी को मार देने के लिए भेजा गया था जो सोने के बारे में जानते हो, और मुझे अब तुम्हें मारने के बाद मुसाशी को भी जहर देकर मारना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि डीमन से भरे इस सोने के खदान की हिफाजत करना नामुमकिन है। इसलिए मैं तुम्हें और मुसाशी को नहीं मारूंगा और चलो हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढे। सायो सेया को अकेले ही वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो मुसाशी को छोड़कर नहीं जा सकती थी। सेया इसके लिए राजी हो जाता है और अकेले ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी और गोजरू के बीच में एक खतरनाक फाइट हो रही थी और अब मुसाशी ने खुद को पूरी तरह से गॉटलेट की आत्माओं के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से वो ओनी बन गए थे और उनके अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। गोजरू और मुसाशी के बीच में हो रही खतरनाक फाइट की वजह से सोने की खदान नीचे गिरने लगी थी और चारों तरफ तबाही का मंजर था। अब सायो भी वहां पर आ गई थी, जो मुसाशी को समझाती है कि वो ओनी नहीं बल्कि एक समुराय है। सायो की बातें सुनकर मुसाशी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और गॉटलेट को अपने हाथों से निकाल देते हैं। गोजरू मुसाशी से पूछता है कि क्या तुम बिना लड़े ही हार मानते हो? इस पर मुसाशी कहते हैं कि नहीं। दरअसल अब मुसाशी समझ चुके थे कि गोजरू को ओनी की पावर से हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो सायो को गॉटलैंड के साथ किले से बाहर भेजकर खुद खदान में पानी के बीच में बने एक छोटे से आइलैंड पर आकर सिर्फ एक लकड़ी की मदद से गोजरू का सामना करने का फैसला करते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मुसाशी और गोजरू के फाइट की वजह से जब किले की दीवारें गिर रही थी तो सेया भी उनमें दबकर मारा गया था और इस पूरी घटना में सिर्फ सायो ही वहां से जिंदा बचकर निकल पाई थी। अब सायो एक छोटे से टाउन में जाती है जहां वो रहने के लिए कमरा ढूंढ रही थी। पहले तो मकान मालिक सायो को कमरा देने से मना कर देते हैं, लेकिन जब वो सायो के पास एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा और काइजेन का माला देखते हैं तो वो सायो को कमरा देने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम काइजेन के मास्टर को देखते हैं, जिन्हें उनके शिष्य गॉटलैंड देते हुए बताते हैं कि कोई उसे दरवाजे पर छोड़ गया है। मास्टर अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या काइजेन वापस नहीं आया। इस पर मास्टर के शिष्य उन्हें बताते हैं कि नहीं, जिससे मास्टर समझ जाते हैं कि जरूर काइजेन इस सफर के दौरान मारा गया होगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।